ಮತ್ತೆ আমার রেস রেস અહીંયા કરવાનું. नमो नमो प्रणाम शतमशोदर के नमो पर्यंतानम नमो सिद्धानम नमो आयर्याणम नमो वज्रायानम नमो लोये सब्बसाहूनम येषु पंचनमुक्कारो शब्दपावपणासनो मंगलाणं च सर्वेशिं पढमं हवै मंगलम् अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामनो व्याकरण ग्रंथ એ જ વ્યાકરણ ગ્રંથથી ઉદ્ધરિત પંડિત વર્ય શિવલાલજી દ્વારા રચિત સિદ્ધ હેમ શબ્દાનુશાસનથી જ ઉદ્ધરિત હેમ સંસ્કૃત પ્રવેશિકા નામનો ગ્રંથ અને એ જ હેમ સંસ્કૃત પ્રવેશિકા નામનો જે ગ્રંથ છે એ ગ્રંથના 3 ભાગ છે. બહુ જ મહેનત કરીને પંડિત વર્ય શિવલાલજી દ્વારા એ પાટણ નિવાસી એના રચના મહેસાણા પાઠશાલા યશો વિજયજી જે મહેસાણા પાઠશાલાથી એનો એ પ્રારંભ કરાયો તે રચના કે વ્યાકરણથી જ આ બધાને તે દરેકને સમજણ પડે, દરેકને એ વ્યવસ્થિત જેવો ભણી નથી શકતા એવા સાધુ સાધ્વી મહારાજ સાહેબને પણ સરળતા પડે, શ્રાવક વર્ગને પણ એ સરળતા પડે, જેના કારણે પંડિતજી દ્વારા અથાગ મહેનત કર્યા પછી એ પાટણમાં એનો પૂર્ણાહુતિ થઈને એ હેમ સંસ્કૃત પ્રવેશિકા નામનો એક ગ્રંથની રચના થઈ, જેના આવા 3 ભાગ. એ 3 ભાગમાં એક એક ભાગ કરે જોતા જઈએ તો 3 ભાગમાં પ્રથમા, મધ્યમા અને ઉત્તમા. અત્યારે આપણે પ્રથમા ભાગનો જ એક પાર્ટ, એક ભાગ આપણે કરી રહ્યા છીએ. એ પ્રથમામાં જ એક ભાગ આપણે કરી રહ્યા છીએ. ये पहला भाग में भी ये प्रथम जो भाग है इसी प्रथम भाग के यानी प्रथमा के प्रथम भाग में हम लोग प्रवेश करें. कोई भी भाषा की रचना हो, कोई भी भाषा अगर सीखना हो तो प्रथम जरूर है कि वर्ण. हर किसी के पास नोट पेन है ना आज कि नोट पेन नहीं लाए हैं? जी सर. जी गुरुजी. सब कोई नोट पेन लाए हैं? बधाए नोट पेन ले लीधा छो? गुरुजी. ओके. यस. हाँ गुरुजी. ओके, चलो आगे बढ़े. अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कि रचना, भाषा की रचना, भाषा सीखने के लिए इससे पहले क्लास में हम लोग देखे थे भाषा क्या है कि भाषा एक बट वृक्ष समान है. ये भाषा बट वृक्ष के समान है. तो ये भाषा बट वृक्ष के समान है, लेकिन इनके बीज में कौन है? तो बीज समान क्या है?
तो बीज समान जो है ये जो वर्ण ज्ञान यानी अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान जिसे बोला जाता है, वो अक्षर ज्ञान कैसे है? बीज स्वरूप में है। शब्द स्वरूप में क्या है कि शब्द क्या है कि शब्द उनका अंकुरित है, अंकुर समान ये शब्द है। उससे उसके आगे बढ़े, उससे और आगे बढ़े तो ये वाक्य ज्ञान जो है, ये वाक्य ज्ञान कैसे हैं कि पल्लव वाक्य ज्ञान ये पल्लव, अर्थात ये उनकी जो पल्लव शाखाएं इत्यादि हों, ऐसे पल्लव समान ये वाक्य ज्ञान है। उसके बाद क्योंकि एक एक करके देखा जाए, सिर्फ शब्द से भाषा नहीं होती। भाषा के लिए क्या चाहिए कि भाषा के लिए वाक्य होना चाहिए। इसलिए ये सिर्फ एक वाक्य कोई भाषा नहीं हो सकती, एक वाक्य भी भाषा नहीं बन सकती। और उसके लिए क्या चाहिए कि उसके लिए चाहिए अनेक वाक्यों की समूह, वाक्यों समूह समूहित यानी सम्मिलित हो, तब कोई ये भाषा में रूपांतरित होती है। इसलिए भाषा तक पहुंचना है तो ये चारों चार क्या है, एक एक सोपान के समान है, अर्थात एक एक सीढ़ी, एक एक स्टेप है। आगे 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 जैसे 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 वो स्टेप की तरफ आगे जाएंगे, उस प्रमाण से हम भाषा को प्रचुर मात्रा में, उचित मात्रा में, ठीक ढंग से, सही ढंग से ये जान पाएंगे। इसलिए ये अक्षर ज्ञान होना जरूरी है। और अक्षर कोई भी भाषा हो, इस दुनिया में जितने सारे भाषा है, ये डायरेक्ट नहीं, उनके पीछे कोई ना कोई ये अक्षर शब्द और वाक्य अवश्य में वो होता ही है। अतः ये अक्षर ज्ञान के लिए अक्षर को जानना अति जरूरी है। और अक्षर जानना यानी इस संस्कृत भाषा में भी अक्षर यानी जिनका वर्ण विचार नाम दिया गया है, ऐसे वर्ण विचार में वर्ण कितने प्रकार के हैं? वर्ण मुख्य मुख्य वर्ण कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के, दो प्रकार के वर्ण हैं। दो प्रकार के એટલે બે વર્ણોના બે ભેદ છે। કયા કયા બે ભેદ? स्वर અને વ્યંજન। ओके, अति उत्तम। स्वर અને व्यंजन अर्थात स्वर और व्यंजन, इन दोनों। अब देखें कि स्वर, तो स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर के लिए व्याख्या क्या किए थे? तो उनकी व्याख्या है स्वयं राजन्ते इति सरः, अथवा स्वयं शोभन्ते इति स्वरः इति स्वरः, स्वयं राजन्ते अथवा स्वयं शोभन्ते इति स्वरः। अर्थ क्या है इसका? तो इसका मीनिंग देखेंगे, जो स्वयं राजन्ते अर्थात जो स्वयं खुद ही जो शोभित हो, उसे स्वर वर्ण बोला गया है। जो खुद ही शोभित हो अर्थात खुद की तरफ से जो ये शोभते हैं, शोभायमान है, जो खुद ही शोभायमान हो, वो क्या है? मेघला बेन बीजा बधाई प्लीज म्यूट कर देजो। जिनका जिनका भी माइक चालू है प्लीज म्यूट कर दें। अगर कहीं भी प्रश्न पूछना हो हैंड राइजिंग करें, हैंड राइजिंग करने के बाद ही प्रश्न पूछे, ताकि कोई किसी को डिस्टर्ब ना हो। चलिए, जिनका जिनका भी माइक चालू है प्लीज म्यूट कर दें। अगर कोई प्रश्न हो तो एक काम कीजिए कि आप नोट डाउन कर लीजिए। आपका लास्ट 10 मिनट में हम सभी प्रश्न का जवाब दे देंगे, इसलिए सभी का म्यूट टोटली, दीपक भाई, ज्योतिबेन, जितने सारे हों सब म्यूट कर दें। प्लीज कोई अनम्यूट न करें। ओके, थैंक यू। जो भी जिनका भी ये क्लियर आवाज नहीं आ रही, प्लीज एक बार नेट चेक कर लें।
क्लियर आ रही है आवाज? कोई किसी का डिस्टर्ब हुए? हाँ आ रही है। ओके आ रही है, क्लियर आ रही है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं कि स्वयं राजन्ते अथवा स्वयं शोभन्ते इति सराहा, यानी जो खुद ही शोभायमान हो उसे सर बोला गया है। जो खुद ही शोभायमान हो उसे सर बोला गया है। और ऐसे स्वर कितने प्रकार के हैं? तो स्वर के 14 प्रकार, यानी उनका कुल स्वर कितने हैं? तो कुल स्वर 14 प्रकार के, यानी 14 स्वर वर्ण कितने हैं? तो स्वर वर्ण जो है वो स्वर वर्ण कुल कितने? तो 14। ये 14 स्वर जो है, ये 14 स्वर कौन कौन से हैं ये हम लोग देखेंगे। ये 14 स्वर में है अ, आ, ई, ऊ, रू, लृ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 14 स्वर है। और व्यंजन के लिए क्या व्याख्या है? तो व्यंजन की व्याख्या इस प्रकार की है, व्यंजयते अथवा तो प्रकटीक्रियते अर्थः अनेन इति व्यंजनम। व्यंजयते अथवा प्रकटीक्रियते अर्थः अनेन इति व्यंजनम। अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि जिनके द्वारा स्पष्ट अर्थ, स्पष्ट बोध हो, वह व्यंजन है, उसे व्यंजन बोला गया है। और ऐसे व्यंजन कुल 33 प्रकार के हैं। ऐसे व्यंजन के कुल 33 ऐसे 33 है। ये 33 व्यंजनों में क, ख, ग, घ, ग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ष, स, ह। ये 33 व्यंजन, यानी कुल मिलाकर 14 स्वर और 33 व्यंजन, यानी टोटल कितने वर्ण हुए? तो कुल टोटल वर्ण हुए 47। ये 47 वर्ण वाले आ 47 वर्ण वाला आ टोटल आ संस्कृत में कुल मळीने एवा 47 वर्ण होय छे। आवा 47 वर्णो जेना बे विभाग, एक स्वरवर्ण, बीजो व्यंजन वर्ण, अर्थात ये 47 वर्ण जो है, ये 47 वर्ण, इनमें से 14 स्वर और 33 व्यंजन है, 33 व्यंजन। अब स्वर के ऊपर आगे चलते हैं कि ये स्वर वर्ण जो ये 13 है, ये 14 स्वर वर्ण, इनमें जो जिसमें दो दो की पेयर हैं, जोड़ी है, जो आपके स्क्रीन पर दिख रही है कि अ, आ, ई, उ, रू, लृ। आ जे जोड़ी है अथवा ये जो जोड़ी है, ये दोनों, जिसमें अ और आ एक जोड़ी, ई और ई ये एक जोड़ी है, उ और उ ये एक जोड़ी है, रु और रु ये एक जोड़ी है, लृ और लृ ये एक जोड़ी है। ये जो जोड़ी है, इसे एक एक जोड़ी को वर्ण बोला गया है। यानी अब कुल ये स्वर जो है 14 स्वर, इनमें भी वर्ण कितने हुए? 5। इनमें भी वर्ण 5। कौन कौन से?
तो ये प्रथम अक्षर से उसका वर्ण ये यहाँ पे लेना है। अवर्ण यानी अ और आ आता है। ई वर्ण अर्थात ह्रस्व ई और दीर्घ ई आएगा। उ वर्ण अर्थात ह्रस्व उ और दीर्घ उ। रु वर्ण ये ह्रस्व रु और दीर्घ रु। लृ वर्ण ये ह्रस्व रु और दीर्घ लृ। ऐसे ये जो वर्ण है ये वर्ण के नाम से सूचित है। अगर अ और आ ये एक में आवे यानी उसको सूचित किया जाए कि जिसमें सिर्फ अ और आ आवे तो उसे वर्ण के नाम से सूचित किया जाता है। यानी अवर्ण का मतलब अ और आ ही। ई वर्ण का मतलब ह्रस्व ई और दीर्घ ई। उ वर्ण का मतलब ह्रस्व उ और दीर्घ उ। रु वर्ण का मतलब ह्रस्व रु और दीर्घ रु। लृ वर्ण का मतलब ह्रस्व रु और दीर्घ लृ। बाकी के जो चार हैं ये कार के नाम से जाना जाता है। इसका कोई ऐसे जोड़ी नहीं है और कार के नाम से जानने के कारण उसे ही एकार, ऐकार, ओकार, औकार, ओकार और ओकार ये चार। अब ये जो स्वर है सिर्फ इतना ही है वर्ण और कार कि नहीं, इससे और एक आगे स्टेप जाते हैं और एक स्टेप आगे कि इनमें से ये 14 वर्णों में से 4 वर्णों ऐसे हैं जिनका नाम संध्याक्षर से सूचित है। जिनका नाम ये संध्याक्षर से सूचित है। ऐसे 4 वर्ण कौन कौन से? तो ऐसे ये 4 वर्ण जो है जो संध्याक्षर से सूचित है ये है ए, ऐ, ओ, औ। क्यों? क्योंकि इनकी रचना संधि से होती है। इनकी रचना संधि से हुई है। किस प्रकार? तो देखें तो सर्वप्रथम यहां पे के ए की रचना तो ए की रचना किस प्रकार से हुई है तो वो देख लें। तो अ प्लस ई ये दोनों मिलकर ये होता है। या तो फिर आ प्लस ई तो भी इनकी रचना ए ही होती है। या तो फिर अ प्लस दीर्घ ई तो भी इनकी रचना ए ही होती है। या तो फिर आ प्लस दीर्घ ई तब भी इनकी रचना ए ही होता है। એટલે એ જે બનેલો છે એ કોઈ બે અક્ષરના સંયોગથી થયેલો છે। કયા કયા? તો કહે છે અવર્ણ અને ઈ वर्ण, यानी ए की रचना अवर्ण और ई वर्ण से हुआ है। अवर्ण और ई वर्ण, वर्ण का मतलब पे फिर से एक बार बोले कि वर्ण का जब भी कोई किसी वर्ण के ऐसे बोला जाए कि अवर्ण तब उसमें अ और आ ही आता है। ई वर्ण बोला जाए तो ह्रस्व ई और दीर्घ ई। तो इस प्रकार अवर्ण और ई वर्ण दोनों की परस्पर संधि से ए की रचना हुई है। उसी प्रकार ओ की रचना पहले देख लें। तो ओ की रचना के लिए है अवर्ण प्लस उ वर्ण, यानी अ प्लस उ तब भी ओ होता है। आ प्लस उ ह्रस्व उ तब भी ओ होता है। अ प्लस दीर्घ उ तब भी इनकी रचना ओ ही होता है। फिर आ प्लस दीर्घ उ तब भी इनकी रचना ओ ही होता है। यानी ओ भी किससे बने हैं? ओ जो है ये ओ भी संधि से बने हैं। ए और ओ ये दोनों तो संधि तो बन गए हैं। ए और ओ ये दोनों की संधि तो है ही। अब ए और ओ
ये दोनों भी देख लें तो ये दोनों की भी उत्पत्ति अथवा इन दोनों भी संधि से भी हुई है। कैसे कि आ बे માટે પણ સંધિથી થયેલો છે એ અને ऐ પણ તો ऐ થવા માટે શું છે કે અ પ્લસ ए ऐ या तो फिर आ प्लस ए तब भी ऐ या तो फिर अ प्लस ऐ, ये ऐ तो है ही। अब ये दोनों देखे तब भी ये भी एक नियम है, तो भी इनकी रचना ऐ ही होता है। और आ प्लस ऐ तब भी इनकी रचना ऐ ही होता है। अब जैसे ऐ देखें कि ये संधि से हुआ है, उसी प्रकार ओ वो भी संधि से ही बना है। जैसे अ प्लस ओ ओ, आ प्लस ओ तब भी ओ, अ प्लस ओ तब भी इनकी रचना ओ। फिर आ प्लस ओ तब भी इनकी रचना ओ ही होता है। यानी देखा जाए तो ए ऐ ओ ऐ और ओ ये सभी संधि से बने हैं। एक दो अक्षर मिलकर इनकी रचना हुई है। तो ऐसे स्वरों को संध्यक्षर बोला जाता है। ऐसे स्वरों को संध्यक्षर से नाम से जाना जाता है। यानी संध्यक्षर, अब बोला जाए कि संध्याक्षर कितने हैं, तो संध्याक्षर कितने हैं, अब किसी को पूछा जाए कि संध्याक्षर कितने, तो उनका जवाब आना चाहिए कितना आना चाहिए, 4। कौन कौन से, तो ए ऐ ओ औ ये संध्याक्षर है, ए ऐ ओ औ ये संध्याक्षर है। प्रश्न अंत में लेंगे, आप नोट डाउन कर लें। उसके बाद सिर्फ इतना ही है। अब फिर से एक बार 14 स्वरों को देख लें। इनके बाद आता है नामी। ये भी एक सांकेतिक शब्द है। सांकेतिक ये लिखा गया है कि नामी। नामी का मतलब जैसे हम साधारण से अर्थ करें कि नामी का मतलब जिनका नाम हो उसे नामी बोला जाता है, लेकिन व्याकरण की भाषा में नामी ये नहीं है। व्याकरण की भाषा में अब किसी को लगता है कि ये क्या, ये संध्याक्षर क्यों जानना है, नामी क्यों जानना है, इसलिए ये जानना है क्योंकि आगे जाकर इसी सांकेतिक नाम से बोला जाएगा कि हर्ष नामी सर का गुण होता है, हर्ष नामी सरनो गुण थाय छे। तो ते समय આપણે વિચારવું ન પડે કે નામી સર, હ્રસ્વ નામી સર, તો નામી કોને કહેવાય એ જ ખબર ન હોય તો એમાંથી હ્રસ્વ નામી કેટલા એ પછી ક્યાંથી ખબર હોય। इसलिए कि जब आगे जाकर ये सांकेतिक शब्द आएंगे कि नामी हर्ष नामी सर कितने हैं, या तो हर्ष नामी सर के बाद ही उसका गुण होता है, हर्ष नामी सर का ही गुण होता है। इसलिए ये सांकेतिक शब्द जानना भी अति जरूरी है। ये इसलिए अब सांकेतिक शब्दों में आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ये नामी अनवर्णा नामी। बोलिए साथ में एक बार सबको, अनवर्णा नामी, अनवर्णा नामी, अनवर्णा नामी। अब ये तो हम याद कर लिए, रट लिए कि अनवर्णा नामी, लेकिन अर्थ क्या बोलता है, यानी अवर्ण सिवाय बाकी के जितने सारे स्वर है उसे नामी बोला जाता है। अवर्ण के सिवाय बाकी जितने सारे स्वर है उनको नामी बोला जाता है। अब अवर्ण का मतलब हम क्या बात करेंगे, अ और आ, तो कुल नामी कितने हुए, कुल नामी की संख्या अ और आ को बात करें तो 12।
तो इतना याद रखना है, अनवर्णानामी यानी जो अवर्ण सिवाय बाकी के सारे स्वर है उसे नामी बोला गया है। तो स्वर कितने हैं? अब फिर से प्रश्न आएगा कि स्वर कितने हैं? कुल स्वर यानी बावेल, जो इसे इंग्लिश में वावेल बोला जाता है, यहाँ पे संस्कृत में उसे स्वर बोला गया है, कितने हैं? तो 14। ये 14 में 2 अगर बात करें तो कितने रहते हैं? 12। तो ये 12 स्वर को हमें याद नहीं, सिर्फ इतना याद रखना है जो नहीं है। जो नहीं है, क्या नहीं है? तो अ और आ सिवाय बाकी के जितने जो है, बाकी के सभी ये नामी स्वर है। क्या है? बाकी के सभी नामी स्वर। तो इसी को हम देखेंगे कि नामी कितने हुए? तो नामी 12। तो ये 12 नामी कौन कौन से हैं? तो ये देख लेते हैं। ह्रस्व ई दीर्घ ई, ह्रस्व उ दीर्घ उ, ह्रस्व रु दीर्घ रु, ह्रस्व रु दीर्घ रु, और फिर ए ऐ ओ औ। ये टोटल 12 ये नामी है। अब दूसरा एक प्रश्न इसी से रिलेटेड, तो फिर अनामी कितने हैं? अगर 12 नामी हो तो अनामी कितने? जो नामी नहीं है वो कितने आए? सिर्फ 2। कौन कौन से? अ और आ। अ और आ क्या है? वो नामी नहीं है, अर्थात वो क्या है? अनामी है। अब इससे आगे और एक प्रश्न, इन नामी स्वर में ह्रस्व नामी स्वर कितने हैं? इन नामी स्वरों में ह्रस्व नामी स्वर कितने हैं? 4। कौन कौन से 4 आए ह्रस्व नामी? तो ह्रस्व नामी जो 4 है वो है ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, ह्रस्व रु और ह्रस्व लृ, क्योंकि ये 4 ही ह्रस्व है। बाकी सभी के सभी कितने हैं? तो बाकी 8 क्या है कि दीर्घ नामी। इस 8 को दीर्घ नामी से जाना जाता है। ये 4 जो है वो ह्रस्व नामी है, बाकी ये 8 ये दीर्घ नामी से हैं। अब और एक प्रश्न, अनामी में से दीर्घ कितने हैं और ह्रस्व कितने हैं? अनामी में से दीर्घ कितना और ह्रस्व कितना? तो अनामी से दीर्घ जो नामी न हो ऐसे दीर्घ कितने? तो दीर्घ 1। ह्रस्व कितने? ह्रस्व भी 1। एक एक कौन कौन से? अह्रस्व है और आ दीर्घ है। तो ये हुआ ये नामी के सांकेतिक, जो नामी सांकेतिक देखें वो है। अब आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और आगे। संध्यक्षर जान लिए, नामी जान लिए, उससे और एक स्टेप आगे जाते हैं। अब समान, अब आएगा समान। तो समान जो है, समान किसे कहते हैं? जिनकी अंदर हमें समानता दिखे वो समान है। जिनका सामने सामने वाला एक समान है, एक ही जैसा दिखता है, सिर्फ थोड़ा सा अलग है, यह सामान्यतः व्याख्या है। हाँ? लेकिन समान की व्याख्या ये है कि संध्याक्षर के बिना बाकी के स्वर ये समान है। संध्याक्षर बिना बाकी के स्वर समान, यानी कहाँ से कहाँ तक होंगे? संध्याक्षर के बिना, तो संध्याक्षर कौन से हैं? ए ऐ ओ औ, ये संध्याक्षर है। इसके अलावा, इसके सिवाय बाकी जितने सारे स्वर है वो सभी के सभी स्वर समान के नाम से जाना जाता है। तो कितने हुए समान? कितने? तो समान 10। कितने हुए? 10। क्योंकि कुल स्वर कितने हैं? तो कुल स्वर है 14। 14 और 14 में 4 बाद करो तो कितने रहेंगे? 10। 8 नहीं, कितने आएंगे? 10 आएंगे जवाब। अब इन्हीं को अगर लिखें तो इस प्रकार से लिखेंगे, अ से लेकर दीर्घ लृ तक के सभी स्वर को समान बोला जाता है। अ से लेकर दीर्घ लृ, यानी
अ से लेकर अ, आ, ई, उ, रू, लू, ये 10 को, इन 10 को ये समान के नाम से जाना जाता है। यानी समान इतने 10 हुए और 10 समान हुए तो असमान कितने होंगे? अगर 10 समान हैं तो असमान कितने? 4। कौन कौन से? ए, ऐ, ओ, औ। ये 4 असमान है। ए, ऐ, ओ, औ। ये चारों 4 असमान। बाकी के 10 ये समान है। अ, आ, ई, उ, रू, ये 10 समान, बाकी के असमान। इन असमान स्वरों में ह्रस्व असमान स्वर कितने हैं? इन ये असमान स्वर जो है, इन असमान स्वरों में ह्रस्व असमान स्वर कितने? एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि चारों 4 असमान ये दीर्घ ही है। ई, ऐ, ओ, औ, ये चारों 4 दीर्घ है, ये कोई ह्रस्व नहीं है। इसलिए ह्रस्व इसमें 0 आएंगे। अब समान स्वर में ह्रस्व कितने और दीर्घ कितने? आ समान स्वर जे छे ए 10 समान स्वर में કેટલા ह्रस्व કેટલા અને दीर्घ કેટલા? ह्रस्व 5 અને दीर्घ पण 5, कारण કે એ 5 5 એવા 10 થયા છે, એટલે ह्रस्व 5 दीर्घ 5, એટલે અ થી લઈને दीर्घ ઋ સુધીના સ્વરોને શું કહેવાય? સમાન કહેવાય। અ થી લઈને दीर्घ ઋ સુધીના સ્વરોને એ સમાન કહેવાય છે, જેમાં અ આદि એવા અ, ह्रस्वई, ह्रस्वउ, ह्रस्वरु અને ह्रस्वलरु આ 5 ह्रस्व છે। જ્યારે આ दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ ऋ, दीर्घ लृ આ 5 5 दीर्घ તરીકે કહેવાય છે। એટલે 5 ह्रस्व થાય અને 5 दीर्घ થાય। ઓકે, ક્લિયર? આ પ્રમાણે અહીં એ ह्रस्वनामी સ્વર અને આ જે ह्रस्वनामी स्वर છે એ ह्रस्वनामी स्वर કે दीर्घनामी स्वर, પછી સમાન આદि અહીં સુધી આપણે જોયા। આ આટલું યાદ આપણે રાખવાનું છે સ્વર માટે। એ સિવાય પણ સ્વર માટે હજી કેટલાક આપણે વિશેષથી આપણે જોશું કે આ જે છે અ, ઈ, ઉ, ઋ વગેરે જે આપણે કહીએ છીએ એ ह्रस्वથી જ કેમ કહીએ છીએ? તેને ह्रस्व શા માટે કે दीर्घ શા માટે? તો એ ह्रस्व અને दीर्घ જાણવા માટે એનો આગળના સ્ટેપે જોશું। કેટલાક હવે આપણે વ્યંજનો શીખી લઈએ। કેટલાક व्यंजनों सीखी लीजिए। अर्थात व्यंजन। अब व्यंजन पाठ को चालू करते हैं कि व्यंजन की पाठ को चालू करेंगे तो व्यंजन कितने हैं तो वो देखेंगे। उसके पहले स्वर संबंधी जिनको भी प्रश्न हो वो हैंड राइजिंग करें। नोट में अगर लिखे हैं वो हैंड राइजिंग करें। नाम बोला जाएगा, उस समय हम नाम के साथ हम लोग देख लेंगे। हाँ, प्रथम चिराग भाई शाह। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। આપણે વ્યંજનમાં અળ, હ, ક્ષલ એનો કેમ સમાવેશ નથી કર્યો? કેમ કે અળ એની અંદર કોઈ આવતું જ નથી। સંસ્કૃતમાં અળ નામનો કોઈ વસ્તુ છે જ નહીં। બરાબર, સંસ્કૃતમાં એ અક્ષર થઈ નહીં। પછી ક્ષ, ત્ર એ આગળના સ્ટેપે તમને શીખવાડશું કે ક્ષ એ સંયોગ અક્ષર છે, એ પણ સંયોગથી બનેલો છે કે કયા 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 વ્યંજનનો સંયોગ થાય એટલે ક્ષ બને, કયા વ્યંજનનો ત્ર એટલે ત્ર કેવી રીતે બને એ પણ સંયોગથી છે। એ નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં શીખવાડશું। પ્રણામ। પ્રણામ। हाँ जी, मेघनाबेन। ગુરુજી વ્યંજનની વ્યાખ્યા આપો ને ફરીથી। વ્યંજનની વ્યાખ્યા તો વ્યંજનની વ્યાખ્યા એ છે કે વ્યંજયતે અથવા તો પ્રકટીક્રિયતે अर्थ अनेन इति व्यंजनम। व्यंजयते अथवा प्रकटीक्रियते अर्थ अनेन इति व्यंजनम। ओके, स्वस्तिबेन।
हाँ जी, सस्ती जैन, प्रणाम सर। प्रणाम। सर मुझे એક વખત ફરીથી નામી અનામી સમાન અને અસમાન સમજાવો ને. નામી, અનામી, સમાન અને અસમાન. ઓકે, નામી એટલે શું? તો નામી એટલે કે જે અવર્ણ સિવાય બાકીના સ્વરોને નામી કહેવાય. તો અવર્ણ સિવાય બાકીના સ્વરોને નામી કહેવાય છે. એટલે અવર્ણ જ્યારે બોલીએ ત્યારે કયા કયા આવે? અ અને આ જ બે વસ્તુ એ અવર્ણમાં આવે છે. તો એ અવર્ણને બાદ કરી દઈએ, બાકીના સ્વરોને નામી કહેવાય છે. એટલે નામી કેટલા થયા? 12 થાય. એને સમાન, તો સમાન ક્યાંથી? અ થી માંડીને દીર્ઘલ રૂ સુધીના સ્વરોને સમાન કહેવાય છે. અ થી માંડીને દીર્ઘલ રૂ સુધીના સ્વરોને સમાન. હવે ઈ પણ સમાન, ઈ પણ સમાન, ઉ પણ સમાન, રૂ પણ સમાન. એ સમાનના નામથી જણાવે છે. એટલે એક ગ્રુપ છે નામીની ગ્રુપ. નામીનો જે ગ્રુપ છે એમાં કેટલા આવે? તો એમાં જે છે 12 અક્ષર આવે છે, 12 સ્વર આવે છે. જ્યારે સમાનમાં 10 આવે છે, સંધ્યાક્ષરમાં 4 આવે છે. ઓકે, ક્લિયર? જી સર. ઓકે, હા, હિમાંશુ જૈન, પ્રણામ ગુરુજી. પ્રણામ. હાજી બોલીએ. જે રીતે તમે કીધું કે સમાન સમાનમાં દીર્ઘલ રૂપ સુધી આવે, તો એને એ બી તો સમાન જેવો જ એમ હોય છે. એટલે બેવનો સાઉન્ડ બી એમ સમાન હોય છે, ઓ નો સાઉન્ડ બી સમાન હોય છે. બરાબર એ કેમ છે. સમાન નથી હોતા? એટલા માટે તો તમને કીધું એક સમાન દેખાતા તેને આપણે સામાન્યથી સમાનનો વ્યાખ્યા કર્યો હતો. પણ સમાનની વ્યાખ્યા શું છે? અ થી માંડીને દીર્ઘલ રૂ સુધીના સ્વરોને જ સમાન કહેવાય છે. આનો એક જે ગ્રુપ, આ એક ગ્રુપનો નામ આપેલો છે, તેટલા જ સમાન લીધા છે, આગળનો સમાન લીધા નથી. એટલે એક સમાન દેખાવા છતાં પણ એ સમાન નથી. ઠીક છે ગુરુજી. ઓકે, પ્રણામ ગુરુજી. હાજી પ્રણામ. વ્યંજનની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા વ્યંજનની ગુજરાતી વ્યાખ્યા એ થાય કે જેનો અર્થ એટલે કે જેના દ્વારા અર્થનો સ્પષ્ટ થાય તેને વ્યંજન તરીકે કહેવાય. જેના દીપકભાઈ પ્લીઝ મ્યુટ. ઓકે, જેના દ્વારા અર્થ સ્પષ્ટ થાય. માત્ર અ દ્વારા અર્થ સ્પષ્ટ નથી થતો, પણ એમાં એની સાથે આપણે વ્યંજન જોઈએ જ. જેમ કે કહીએ કે કમલ, આની અંદર વ્યંજન અને સ્વર મળીને કમલ કહીએ તો કાંઈ એવો અર્થ નીકળે છે કે કમલ એટલે કમળ ફૂલ થાય? એ દ્વારા કાંઈ નથી થતો. માત્ર એ લખવાથી કાંઈ એનો અર્થ નથી. પણ એ ક એટલે એ પ્લસ ક પ્લસ અ, પણ એની સાથે વ્યંજનનો આપણે સાથે આવ્યો કે નથી આવ્યો? તો વ્યંજન સાથે આવ્યા પછી કે જેના દ્વારા એક અર્થ સ્પષ્ટ થાય તેને વ્યંજન તરીકે કહેવાય. પ્રણામ. પ્રણામ. ઓકે, દીપલભાઈ. પ્રણામ સર. પ્રણામ. આ સંધ્યાક્ષર અને સમાન એ બંનેમાં સેમ અક્ષર આવે છે, એ ઐ ઓ ને ઔ. તો આ બેમાં કેમ ક્લાસિફિકેશન કર્યું છે? ના, જો બંને જુદા જુદા છે. ના સોરી, સંધ્યાક્ષર અને અસમાન. હા, એ આપણે કહી શકીએ. આ તો એક આપણા પ્રમાણે એ અસમાન બનાવ્યો, એની કોઈ વ્યાખ્યા લખાયેલી છે અહીંયા અસમાન, પણ આપણા બુદ્ધિ પ્રમાણે એ તમારે જાણવાનું કે જે સમાન નથી તે અસમાન. દિવસ ના હોય ત્યારે શું થાય? રાત્રિ હોય કે ન હોય? હા બરાબર છે, પણ એમ નહીં. એટલે તો પછી એને સંધ્યાક્ષરમાં પણ ક્લાસિફિકેશનમાં બંનેમાં સેમ જ લેટર આવી શકે છે, એવું કઈ વાંધો નથી. એક જ વસ્તુ આની અંદર પણ આવી શકે છે. ઓકે, તો આમ કહીએ તો સંધ્યાક્ષર અને અસમાન એ બંને સેમ જ થયું. હા, સંધ્યાક્ષર પ્લસ અસમાન કેવું હોય તો સમાન તરીકે આપણે એ પ્રમાણે કહી શકીએ, પરંતુ તે અસમાનના નામથી નથી જણાતા, તે સંધ્યાક્ષરની નામથી જ એ સંધ્યાક્ષરના નામથી જણાય. હાજી, થેન્ક યુ. ઓકે, આગળ ખુશ્બુબેન. પ્રણામ ગુરુજી. પ્રણામ. આપણે એ ઐ ઓ ઔ સંધ્યાક્ષર એ દીર્ઘ કઈ રીતે કહેવાય? મતલબ એ ઐ અને ઔ છે એ દીર્ઘ કહી શકાય, એ અને ઓ એ દીર્ઘ કહેવાય? એ ઐ ઓ ઔ ને આને દીર્ઘ કેમ કહેવાય? બરાબર ને? તો આને અને આટલાને જ એવું પાછા પ્રશ્ન થાય ને કે આ પાંચને હ્રસ્વ કેમ કહેવાય?
જેમ તમને પ્રશ્ન થયો કે આને જે દીર્ઘ કેમ કહેવાય, તો એ પ્રમાણે પ્રશ્ન થઈ શકે કે આને જે હ્રસ્વ કેમ કહેવાય. તો આ જે છે ને સંસ્કૃતમાં એક એ વસ્તુ છે કે એક વૈજ્ઞાનિક કારણ પણ એ છે કે આનો ઉચ્ચારણમાં ઓછો સમય લાગે છે, જ્યારે આ બધાને દીર્ઘના ઉચ્ચારણમાં સ્વર કરતા વધારે સમય લાગે છે. એનો આગળના આપણે સ્ટેપમાં જોશું કે માત્રા, એટલે સામાન્યથી કહીએ કે હ્રસ્વ સ્વરની માત્રા 1 છે, જ્યારે દીર્ઘ સ્વરની માત્રા 2 છે, અને દીર્ઘ કરતા પણ જ્યારે લંબાવવામાં આવે છે તો તેની માત્રા 3 છે. જેમ કે સામાન્યથી કહીએ અ, શું કહીએ? સામાન્યથી અ કહીએ, અને આ બંનેને બોલવા માટે કોનામાં સમય વધારે ગયો? આમાં. અ ઓર એ કોનામાં વધારે જાય છે? એમાં. રૂ અને ઐ કોનામાં વધારે ગયો? ઐ. હવે આપણે સામે સામે જોઈએ છે કે રૂ અને રૂ આ બંને સામે સામે છે, આ રૂ, પરંતુ એ જ બતાવે છે કે એક હ્રસ્વ છે તો બીજો દીર્ઘ છે, એટલે કે એના કરતા આનામાં બોલવામાં થોડું વધારે ભાર આપો. તેને શું કરો કે રૂ, તેને કરો રૂ, આપણે સમજ રૂ. એટલે જ બંનેને આ જ પ્રમાણે નદી, આ નદી આમ લખાય કે આમ લખાય? નદી દીર્ઘ ને, પણ જ્યારે આપણે બોલીએ છીએ ત્યારે ઉચ્ચારણ કોનું કરીએ છીએ? નદી. એટલે ખરેખર દીર્ઘ જ કરવાનું હોય, નદી. આ જ પ્રમાણે કરાય. એટલે કે આમાં શું છે કે આ બોલવામાં એનો સમય વધારે જાય છે, માટે એ સ્વર કરતા લંબાવવું પડે છે, માટે એ દીર્ઘ છે. અને જે સામાન્યથી બોલાય છે, જેને બોલવામાં વધારે સમય, ટૂંકા સમય લાગે, તે હ્રસ્વ છે. જેને બોલવામાં સમય લંબાવવું પડે છે તે દીર્ઘ તરીકે છે. એટલે જ એ ઓ ની ઉચ્ચારણ પણ દીર્ઘથી જ થાય. અચ્છા, ઓકે, થેન્ક યુ. ઓકે, હાજી. એટલે ગુરુજી એટલે નામ પણ એનું દીર્ઘ છે, એટલે એનો હા, meaning ને બી એટલે લાંબો દીર્ઘ એટલે કે એને થોડું લાંબાવીને જ બોલવાનું. છે. ઓકે, નેક્स्ट. हाँ, प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम. दीर्घ नामी स्वर कितने बताए आपने? दीर्घ नामी स्वर कितने? अब गिन लेते हैं कि नामी स्वर कितने हैं टोटल? नामी स्वर 12 है। नामी स्वर कितने हैं? तो नामी स्वर 12 है। तो इन 12 नामी स्वरों में अब देखो दीर्घ कितने हैं? दीर्घ है ई, उ, रू, रू, ए, ऐ, ओ। ओ। कितने हुए? 8 है। 8। तो ये 8 जो है, ये 8 क्या है? दीर्घ है। तो बाकी के 4 ह्रस्व है। और गुरुजी स्वर की व्याख्या वापस बोलिए। स्वयं राजन्ते या फिर स्वयं शोभन्ते इति स्वराः, जो खुद शोभायमान हो उसे स्वर बोला गया है. ओके. हितार्थ सा. प्रणाम सर। प्रणाम. सर नामी कुल 12, नामी कुल 2, रस्व नामी कुल 4, बराबर. दीर्घ नामी कुल 8, समान 10, असमान 4 बराबर છે સર? बराबर. આભાર. ओके, संगीताबेन. संगीताबेन सुराना. સર આને નામી શું કામ કહ્યું છે? કોને? આ બધાને નામી કેમ કીધું છે ને? આ એક સાંકેતિક શબ્દ છે, બીજું કઈ નહીં. આ નામી એક સાંકેતિક શબ્દ છે કે નામી કહેવાથી માત્ર આટલા જ આવે, એવો એક સંકેતથી તે જણાવેલા છે. ઓકે, હા બોલો. પ્રણામ. આપણે સ્વરની વ્યાખ્યામાં આવું લખી શકાય, જે વર્ણને બોલવા કે લખવા બીજા કોઈ અક્ષરની સહાય લેવી પડતી નથી. કેવું હોય? કહી શકાય. ઓકે. રાશિબેન મહાવીર, રાશિ મહાવીર કોઈક છે?
સર ગુરુજી સ્વરની વ્યાખ્યા ગુજરાતીમાં આપો ને. સ્વરની વ્યાખ્યા જે પોતે જે શોભતું હોય તેને સ્વર તરીકે કહેવાય. સ્વયં રાજંતે યાને પોતે જે શોભે તેને એ સ્વર તરીકે કહેવાય. માત્ર જેમ કે આટલું લખીએ વ્યંજન પોતે શોભતો નથી કેમ કે એ અર્ધું જ છે. ક ક આવું કોઈ ઉચ્ચારણ થાય, પરંતુ અ ની ઉચ્ચારણ કરવું હોય તો અ ની ઉચ્ચારણ કરી શકાય. અ એટલે પોતે જે શોભે તે સ્વર તરીકે છે. ओके पिंकी बेन. प्रणाम गुरुजी। प्रणाम. ये कार का मतलब क्या हुआ? एक कार ये जैसे ये वर्णों के नाम से जाना जाता है इसलिए ये अकेले है तो उसे कार के नाम से जाना जाता है. धन्यवाद। ओके चलो હવે પાછો એકવાર આપણે વ્યંજન ઉપર જઈએ કે સ્વર આપણે જોયો. હવે આપણે વ્યંજન જોઈ લઈએ કે વ્યંજન કેટલા છે. તો કુલ વ્યંજન ફરી એકવાર યાદ કરી લઈએ કે કુલ વ્યંજન કેટલા. તો કુલ વ્યંજન છે 33. 33. આ 33 વ્યંજનોને લખવાનો રીત આપણે કર્યા હતા કે 5-5 નો ગ્રુપ બનાવ્યો હતો. 5-5 નો કેટલા ગ્રુપ છે? તો 5-5 ના 5 ગ્રુપ છે. 5-5 ના 5 ગ્રુપ છે અને 2 માં 4-4 નો ગ્રુપ છે. તો આ 5-5 નો ગ્રુપ એની અંદર તમે જોશો કે 5-5 નો એની અંદર ગ્રુપ દેખાય છે કે 5-5 નો ગ્રુપમાં કયા કયા? તો એક જે એનો પહેલા અક્ષર છે તેનો ગ્રુપ તરીકે કહેવાય. પહેલા અક્ષર જે હોય ગ્રુપ 5-5 માં જે પહેલો અક્ષર છે તેનો ગ્રુપ તરીકે છે. તો એવા ગ્રુપના પહેલા અક્ષર કેટલા છે? 5 છે. કયા? ક, ચ, ટ, त, प. जैसे कि 5 जो है ये 5 ये 5 ये 5 वर्ण की जो समूह है, जैसे 2 की जोड़ी को हम वर्ण बोले थे, अब ये 5 व्यंजन की समूह को वर्ग बोला जाता है. 5 वर्ण की समूह, ये 5 व्यंजन की समूह वो एक वर्ग बोला जाता है, वर्ग के नाम से जाना जाता है. 5 व्यंजन की समूह कौन से? तो क, ख, ग, घ, ग, ये क वर्ग है. फिर च, छ, ज, झ, य, ये च वर्ग है. ट, ठ, ड, ढ, ण, ये ट वर्ग है. त, थ, द, ध, न, ये त वर्ग है. प, फ, ब, भ, म, ये प वर्ग है. जहां 5-5 व्यंजनों की समूह हो उसे वर्ग बोला जाता है. એટલે 5-5 વર્ણોના જે સમૂહ તેને વર્ગ કહેવાય છે. આ 5-5 વર્ણોના સમૂહ જે છે તેને વર્ગ છે. તે એવા વર્ગ કેટલા થાય? તો એવા વર્ગ 5. કયા કયા આપણે યાદ રાખવું પડે? ક વર્ગ, ચ વર્ગ, ટ વર્ગ, त वर्ग, प वर्ग. पण एना माटे खास आटलू याद राखजो, क च ट त प वर्गाः. याद रही जाए? याद हो जाएंगे ना? क च ट त प वर्गा, क च ट त प वर्गाः, यानी क च ट त प, ये 5 वर्ग हैं. क च ट त प वर्गाः. और वर्ग कितने? तो एक वर्ग में कितने अक्षर आते हैं? कितने व्यंजन? तो एक वर्ग में 5 व्यंजन. कौन कौन से? तो क से लेकर 5, क, ख, ग, घ. अब गुजराती की हिंदी में घ तक है, लेकिन संस्कृत में और एक है, ये ग भी बोला जाता है. यह नाक से उच्चारण होती है, यानी क, ख, ग, घ, घ, क, ख, ग, घ, ग. फिर छ, फिर एक वर्ग पूरा होगा, दूसरा वर्ग चालू हुआ. छ, छ, ज, झ, य. फिर ट, ठ, ड, ढ, ण. फिर त, थ, द, ध, न. प, फ, ब, भ, म. ये 5 वर्ग है. और 5 वर्गों के कुल मिलाकर टोटल व्यंजन की संख्या कितनी होगी? 5 वर्ग की कुल मिलाकर टोटल वर्गों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या अर्थात कुल व्यंजन की संख्या 25. कितने? 25 है.
तो अब कुल 33 व्यंजन है। अब 25 जो है, इसी 25 को एक नाम से जाना जाता है जिसका नाम है स्पर्श व्यंजन। क्या, कौन सा नाम से? स्पर्श व्यंजन। बाकी जो है, बाकी चार चार के समूहों में लिखा जाता है। कौन से? य, र, ल, व, फिर श, श, स, ह। इसका मतलब ये तालिब श, ये मूर्धन्य श है, और ये दंत स है, और ये ह है। क्यों ये तीनों तीन स का नाम ऐसे क्यों है? क्योंकि इनका उच्चारण स्थान वहां से ही होना चाहिए। ये तालु से होना चाहिए, ये मूर्धन्य से होना चाहिए, ये दांत से होना चाहिए। इसलिए तीनों तीन का उच्चारण अलग अलग है। श, ये तालिब श है, श, ये मूर्धन्य श है, और फिर स, ये दंत स है। यानी ये 3 स और ह, ये चार और य, र, ल, ब, ये 4। अब प्रथम जो है य, र, ल, ब, ये 4 जो है, इन चारों को अंतस्था के नाम से बोला जाता है। ये अंतस्था के नाम से वो जाना जाता है। ये 4 जो है अंतस्था, यानी वर्गस्य अन्ते तिष्ठति इति अंतस्था। वर्गस्य अन्ते तिष्ठति, वर्ग कहाँ है? ये वर्ग, ये कुल वर्ग कितने हैं? 5 वर्ग, और पांचवा वर्ग का अंतिम अक्षर, अंतिम व्यंजन कौन सा है? म। म के बाद तुरंत जिसका स्थान हो, यानी वर्ग के बाद जिनका तुरंत स्थान हो, उसे अंतस्था बोला जाता है। यानी वर्गस्य अन्ते तिष्ठति इति अंतस्था, यानी वर्ग के बाद तुरंत, यानी वर्ग के अंत में जिनका स्थान हो, वह अंतस्था है। और ये 4 जो है, इसे उष्माक्षर बोला गया है। इन 4 को उष्मा अक्षर, यानी ये उष्मा अक्षर इसलिए कि इनकी उच्चारण से गर्म हवा निकलती है, यानी गर्म पवन आती है, गर्म वायु निकलती है, इसलिए इसे उष्माक्षर बोला गया है। उष्माक्षर श, 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 ह। देख ले, एक बार ट्राई कर सकते हैं सभी, ये तीनों तीन स और ह को बोलकर। जैसे बोलोगे तो वहां से एक गरम, हल्का ऐसे गरम ऐसे हवा निकलेगी, इसलिए इनको उष्माक्षर बोला गया है। ऐसे वर्ग के पहला अक्षर, तो वर्ग का पहला अक्षर कौन सा है? तो वर्ग का पहला अक्षर क, च, ट, त और प, ये वर्ग का पहला अक्षर है। वर्ग का अंतिम अक्षर, तो वर्ग का अंतिम अक्षर है ग, य, ण, न, म। ग, य, ण, न, म, ये 5। और अब ये और एक बात कि ये वर्ग कितने, वर्ग के पहले अक्षर है ये क, च, ट, त, प, ये वर्ग है, और वर्ग के अंतिम अक्षर कौन से है? ग, य, ण, न, म, ये 5। ये 5 जो है, इन पांचों का भी नाम है, क्योंकि ये सभी का उच्चारण नाक से होती है, इसलिए इसे अनुनासिका भी बोला जाता है। इसलिए ये अनुनासिका के नाम से भी जाना जाता है। ग, य, ण, न, म, ये अनुनासिका है, ये अनुनासिक है, ये इनकी उच्चार नाक से होती है। अब ऐसे कुल 33 व्यंजन है, और इन 33 व्यंजनों को और किस किस सांकेतिक नाम से जाना जाएगा, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन इसके बावजूद किसी को प्रश्न हो तो 5 मिनट का समय है, आप प्रश्न पूछ सकते हो। हाँ चिराग भाई गुरुजी, बोलो। ये घ को ड की तरह क्यों लिखा जाता है? ये ड नहीं है, ड में ये उच्चारण, जो ये ऊपर का ये जो बिंदु है ना, एक बिंदु, आज हाँ, मींडा जे देखे छे, ये मींडा ड में नहीं होतो। और ये झ के बाद जो य लिखा है, उसे इस तरह क्यों लिखा जाता है? क्योंकि उच्चारण उसका इसी तरह का सांकेतिक है, यो का सांकेतिक इसी तरह है। अब ऐसे बोले कि क को इस तरह ही क्यों लिखा जाता है, इसका कोई जवाब है? नहीं। नहीं है ना, तो क्योंकि वो उसी प्रकार के आकृति से जो हो, उसे वो क नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार इस प्रकार के आकृति के वाले जो है, उसे इयों से जाना जाता है। ठीक है, प्रणाम। प्रणाम। हाँ स्वस्ति, हाँ स्वस्ति बेन।
और स्पर्श व्यंजन क्या होता है? स्पर्श व्यंजन मतलब ये 25 व्यंजन जो है उसे स्पर्श व्यंजन के नाम से जाना जाता है। सर, आपने जो बोला था कि वर्ग का स्टार्टिंग अक्षर, हाँ वर्ग तो का, उसे क्या कहा? हाँ वर्ग का शुरुआत का अक्षर उसे क्या कहा जाता है? वर्ग का शुरुआत का अक्षर उस वर्ग के नाम से जाना जाता है। जैसे क वर्ग, यानी कौन कौन से अक्षर आएंगे, तो क वर्ग में ये 5 आएंगे, क से लेकर ग तक, ठीक। फिर च वर्ग बोलेंगे तो च वर्ग में कौन से आएंगे, च से लेकर य तक। ओके, आगे हिरल बेन। हाँ प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। હા આપણે ક વર્ગમાં એટલે ક ખ ગ ઘ ગ ઈ આવશે પણ ક ચ ટ ત પ એ નહીં આવે ના એટલે એ 5 વર્ગો છે। ઊભી લાઈન ના ઊભી લાઈન નહીં લેવાના, આડી જ લેવાનું છે। કેમ કે ક થી માંડીને 5 આપણે ગણવાનું, તો ક થી માંડીને 5 ગણશો એટલે ક ખ ગ ઘ અને ગ, આ 5 પૂરું થયું। આ 5 માં એક વર્ગ પૂરો થયો, પછી બીજો વર્ગ આવે, એટલે બીજો વર્ગ કયા વર્ગ છે, ચ વર્ગનો આવે। ओके, नासिका से बोलते हैं, उसका नाम क्या है, उसका नाम अनुनासिक, તેને अनुनासिक ના નામથી જણાય। ઓકે, દીપાલી બેન શાહ। હા, પ્રણામ ગુરુજી। પ્રણામ। આજે ઉષ્માક્ષરના જે બધા સ શ, તો એ એકદમ કન્ફ્યુઝિંગ થાય। તાલિવુષ્ય ને દંત, એ યાદ જ નથી રહેતું ક્યારે ઈ સ બધા કેટેગરી। બરાબર છે, એ આગળના હવે ઉચ્ચારણ સ્થાન આવશે કે કેટલા આપણે સાચું ઉચ્ચારણ કરીએ છીએ અને કેટલા સાચા નથી કરતા, એ આપણે ઉચ્ચારણ સ્થાનથી આપણે જોશું। ઓકે ઓકે, નોકિયા 5 કોણ છે? ઓકે, નો સાઉન્ડ। સિદ્ધિબેન। પ્રણામ ગુરુજી। પ્રણામ। ગુરુજી, ઉષ્માક્ષર એકવાર તમે ફરીથી પ્રોનાઉન્સ કરજો ને, અને એમાં તમે જે કીધું હતું ને દંતસ્ય અને તાલસ્ય, ઈ મને એકવાર ફરીથી જણાવજો ને। ઓકે, કયા સ્વરને શું કહેવાય? એટલે તાલુ એટલે કે ઉપર તરફ, ઉપરને તાલુ કહેવાય, નીચેનો ભાગને મૂર્ધન્ય કહેવાય। જ્યાં જીવ ઉપર લાગે ત્યાંથી ઉચ્ચારણ કરવાનું। શ એ તાલવશ થયો, એને ષષ્ટી એ મૂર્ધન્ય થયો, અને સ સ ક એ દંતસ થયો। जी गुरु प्रणाम। ओके, कोमलबेन। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। ये आपने अंतस्था में एक लाइन बोला था, वर्गस्य अन्ते अन्ते, वो आप लिख सकते हो थोड़ा? वर्गस्य अन्ते तिष्ठति स वर्गस्य अन्ते तिष्ठति सः अंतस्था तिष्ठति सः इति अंतस्था इति अंतस्था। ओके, ज्योतिबेन। धन्यवाद। हाँ जी, नीलमबेन। सर बोलो। प्रणाम सर। प्रणाम। सर नासिकाથી બોલાય કયા વર્ણ? अनुनासिक। અક્ષર કયા? અક્ષર આ જે છે વર્ગના 5મો અક્ષર, વર્ગના બધા જ 5 વર્ગના 5મો અક્ષર કયો છે? ગ ય ળ ન મ। અને યર લવ અંતસ્થા। हाँ, य र ल व अंतस्था। અને ત્રણેય સ અને હ। हाँ, એ ઉષ્માક્ષર। કેવા? ઉષ્માક્ષર આ જો સામે લખેલો છે, સ્ક્રીન પર લખેલો છે ઉષ્માક્ષર। અચ્છા, અને મૂર્ધન્ય કયા? મૂર્ધન્ય એ આપણે ઉચ્ચારણ સ્થાનમાં આપણે જણાવશું। ઓકે સર, થેન્ક યુ સર। हाँ जी, नीलमबेन। प्रणाम सर।
પ્રણામ. જે ક ચ ટ ત પ લખેલું છે તો એનું કઈ નામ છે કે પછી એ ખાલી આપણે સ્ટાર્ટિંગ ના લેટર્સ છે એટલે બોલીએ છીએ? સ્ટાર્ટિંગ ના લેટર્સ છે એટલે એ યાદ રાખવા માટે કે વર્ગો 5 છે. કયા 5 વર્ગો છે? તો ક વર્ગ, ચ વર્ગ, ટ વર્ગ, ત વર્ગ, પર વર્ગ. તો સંસ્કૃતના વ્યાકરણમાં એવું એક સૂત્ર છે કે આટલું જ જણાવેલા છે કે ક ચ ટ ત પ વર્ગાહ એટલે ક ચ ટ ત પ આ 5 વર્ગો છે. પછી પાછા પ્રશ્ન થાય કે વર્ગમાં કેટલા અક્ષર આવે? તો 5 આવે. ક ખ ગ ઘ ગ આ 5 નો એક વર્ગ પૂરો થાય. એવા 5 વર્ગો છે. હાજી. ઓકે, એનું કોઈ પર્ટિક્યુલર નામ નથી, એ ખાલી વર્ગના છે એટલે એને એવી રીતના ક વર્ગ ચ વર્ગ દીધું છે. બરાબર છે. ઓકે, થેન્ક યુ. હા, કિરણ રાકા. ओके, ललित. हाँ जी बोलो. हेलो. हाँ साहब. हेलो. जैसे 5वां अक्षर आपने बोला नासिका से होगा. हाँ. तो चौथा किससे, तीसरा किससे, दूसरा किससे, पहला किससे? वो नेक्स्ट क्लास से देखेंगे. वो नेक्स्ट क्लास से कहाँ से किसकी उच्चारण स्थान है, सभी का उच्चारण स्थान आएगा. जितने वर्णों है 47 वर्णों का उच्चारण स्थान देखेंगे. गुरुजी प्रणाम. प्रणाम. आपने कहा था दो की जोड़ी साहब को जी रेकॉर्डिंग મળશે? રેકોર્ડિંગ મળશે સાહેબ? એક ના પ્રશ્ન થાય. પ્રશ્ન ક્યારેય પૂછવો હોય હેન્ડ રાઇઝિંગ કરશો. હેન્ડ રાઇઝિંગ કર્યા વગર કોઈ પ્રશ્ન પૂછશો નહીં. હાજી किरण बहन. हाँ गुरुजी, आपने कहा था कि दो की जोड़ी को क्या कहते हैं? दो की जोड़ी को वर्ण के नाम से जाना जाता है. वर्ण. ओके. हाँ जी, रेकॉर्डिंग मળી શકે છે. રેકોર્ડિંગ માટે રિક્વેસ્ટ કરવાનો. રેકોર્ડિંગ મળી શકે છે. ફોર્મ મળી જશે તમારે. ગ્રુપનો જે વોટ્સએપ ગ્રુપ છે તેના જ ડિસ્ક્રિપ્શન ઉપર ફોર્મ મળી જશે તમને. ઓકે, થેન્ક યુ સર. ચલો, નમો નમો. પ્રણામ. प्रणाम गुरुजी. प्रणाम. प्रणाम गुरुजी. પ્રણામ प्रणाम गुरुजी. प्रणाम. प्रणाम गुरुजी.